नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 सीरीज चल रही थी, आज 30 सीरीज का अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 29 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे पढ़े होंगे और इनका फ़ायदा भी एग्जाम में उठाए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आप सभी को पता है कि टुडे एग्जाम का ई बुक और ये 30 सीरीज पूरे 2024 में मैंने एसएससी के लिए सिर्फ 2 ही काम किया। एक तो हमने ई बुक लॉन्च करा, दूसरा हमने S30 पढ़ाया। इन दोनों के बदौलत ही अब तक 6 एग्जाम हुए हैं और किसी भी एग्जाम में कोई भी बच्चा कह दे कि 85% से कम क्वेश्चन करके आए हैं तो या तो वो बच्चा पढ़ा नहीं है ठीक से या फिर कंटेंट को आधा भी नहीं पढ़ पाया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी ई बुक है, अगर आप इसके 60% भी पढ़ लिए ना, 60% मात्र, है ना, तो आपका एग्जाम मेरिट लायक होगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। ठीक है भैया। अब आप भी कई सारे बच्चों से सुने होंगे या फिर आप खुद एग्जाम दिए होंगे तो समझे होंगे, तो इस बात में अब जो है ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, एसएससी के अलावा भी कई सारे कंटेंट अवेलेबल है। एसएससी का तो है ही ई बुक और S30, इसके अलावा बीएसएससी का S40 है ना, 40 सीरीज है। रेलवे का 30 सीरीज अलग से चल रही है, तो ये सब भी आप ले सकते हैं, है ना। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को प्राप्त करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी जो है आप व्हाट्सअप पे जाएंगे, वहाँ से कंटेंट को बाय करेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे कंपाइल करने नहीं आता है। फ़िलहाल जो हमारे लिए काम करता था पीडीएफ बनाने वाला, वो अभी नहीं काम कर रहे हैं कुछ दिनों से, है ना। तो मुझे कंपाइल करने नहीं आ रहा है। जैसे ही कोई मिलता है मैं आपको ये कंपाइल करके ग्रुप में दिलवा दूंगा। ठीक है भाई। तो पार्टिकुलर सभी मैसेज मत करना कि कंपाइल करके आज ही दे दो, आज ही दे दो। आपसे ज़्यादा चिंता आपके कामों के लिए मुझे होती है, आपकी रिजल्ट के लिए मुझे होती है, जैसा कि आपको भी लगता होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता का कारण बनेगी अगर भविष्य में बन भी गए तो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये जो समय कुछ बीत रहा है जिसमें जो कानूनी रोक लगा दी गई एनालिसिस पे और मैंने नहीं कराया, इससे हमारी जो टेम्प्रोरी बच्चे थे वो हमारा साथ छोड़ दिया। तो मैं उन बच्चों के लिए था भी नहीं, मैं उन बच्चों के लिए हूँ जो रेगुलर पढ़ के एग्जाम क्रैक करके मेरिट में आना चाहता है और उन्हीं को पढ़ाने के लिए मैं आ जाता हूँ। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है, जिसमें नहीं रहेगा बैन उसका कराएंगे। अब यहाँ पे भैया जब कानूनी निकल गई नोटिस, तो मैं क्या कानून से बड़ा हूँ, तो मुझे पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने नहीं कराया। ठीक है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है, मजदूरी और वेतन। क्या क्या शामिल किया जाता है, मजदूरी और वेतन शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1968 में लगाया था, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी किताब है, तो ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। एक एक बात ध्यान से सुनना, है ना। राष्ट्रीय आय का जो दादा भाई नौरोजी ने अनुमान सबसे पहले लगाया, तो इसी किताब में प्रकाशन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए पीसी महालनोबिस, जिसके मॉडल पे आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान आधारित हुआ करता था, तो इन्हीं के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किए गए थे और कब किए गए थे, तो पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस 1949 में। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन होते हैं। आप सभी को पता है कि इनमें नेताजी अध्यक्ष चुने गए थे, ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो इसी कांग्रेस के बैठक में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है भाई। तो ये एक ध्यान रख लेना कि भाई यहाँ पे कन्फ्यूजन पेयर जो है आपका बन जाता है कि ये जो राष्ट्रीय योजना समिति थी ये किनके अध्यक्षता में एस्टेब्लिश किया गया था। तो भाई जो जिस जगह पे हो रहा था ना, वो मेन आया था कांग्रेस की बैठक जो हरिपुरा में हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस साहब। लेकिन इसी बैठक में ये जो है राष्ट्रीय योजना समिति बनाए गए और इस योजना समिति का अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है भाई। तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेताजी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। चलते हैं आगे। इसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक जिम्मेवार संस्था है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए। इसकी
की स्थापना 1951 में करी गई थी। अब आते हैं कि राष्ट्रीय आय के जो स्रोत होते हैं, जो विभिन्न टर्म होते हैं, उनको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। इससे पहले मैंने आपको राजस्व प्राप्तियाँ में क्या क्या शामिल होती है भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट में, है ना। इसके अलावा राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल होती है, राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल होती है, ये सब हमने करीब 1 लाख बार आपको समझा चुके हैं। इसीलिए आज के इस प्रश्न के साथ इसकी चर्चा हम ना करने वाला। आइए जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में भारत के मामले में 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष के 31 मार्च तक अपना फाइनेंशियल ईयर कैसे काउंट होता है भाई, है ना। 1 अप्रैल 2024 से हमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय ईयर में हम लोग अभी जी रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलती है अगले साल की। तो जो जीडीपी होती है भारत के मामले में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। भैया नोबेल की घोषणा हो चुकी कल, इसमें क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस में, और भी 1-2 हो जाए तो एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ताकि आपकी नोबेल पुरस्कार पुख्ता हो जाए। और रेलवे की जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पे नोबेल पुरस्कार अवश्य पूछे जाएंगे। एनडीपी क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि भाई जीडीपी में से जब आप मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो आपका क्या निकलेगा बंधु? एनडीपी निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा, है ना। और ये मूल्यह्रास क्या होता है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है कि मूल्यह्रास क्या होता है। तो मूल्यह्रास होता है भाई कि कोई भी जो पूंजीगत चीज है, जैसे एक साइकिल है आपका, है ना, उसको आप 2 साल इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या जितने का था उतना ही इसका कॉस्ट होगा। तो उसमें जो क्षति हुई है यूज करने के कारण, उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ह्रास मतलब कमी होता है और मूल्य मतलब आप सभी जानते हैं। इनके अलावा जीएनपी जो निकालते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, जीडीपी अभी आपने ऊपर समझ लिया था, जीडीपी में एक्स को घटा के एम को जोड़ देते हैं तो जीएनपी निकलता है। और एक्स और एम को आपको समझना होगा कि ये क्या होता है। आप इसे ए बी भी लिख सकते हैं, ए को घटा के बी को जोड़ देंगे, लेकिन फुल फॉर्म समझना होगा, यानी तो यूं कहे तो लैंग्वेज समझना होगा इस सूत्र का कि किसे जोड़ते किसे घटाते हैं। तो जीडीपी में से भारत की नागरिक अगर विदेश में जाके धन उपार्जन कर रहा है उसे जोड़ देते हैं, और विदेश का कोई नागरिक इंडिया में आके धन उपार्जन कर रहा है तो उसे घटा देते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें? जीएनपी मिल जाता है। जैसे राम चले जाते हैं लंदन, वहाँ पे कुछ काम करते हैं, तो राम का जो इनकम बनता है इसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और सैम नाम का कोई बच्चा जो बिहार में लिट्टी चोखा बेचने का काम करते हैं, इंग्लैंड का रहने वाले हैं, तो उनके द्वारा जो धन कमाया जाएगा उसे घटा दिया जाता है। इसे ही हम जीएनपी कहते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा अब एनएनपी कैसे निकालते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये जो अभी जीएनपी अभी आपने देखा कि भाई जीडीपी में से विदेश से प्राप्त धन को जोड़ते थे और विदेशी नागरिक के द्वारा देश में कमाए गए धन को घटाते थे। तो इतना तो अभी आप अंडरस्टूड है कि भाई जीएनपी क्या होता है। अब जीएनपी में से जब मूल्यह्रास को घटाते हैं ना तो एनएनपी निकलता है। अभी आपने ऊपर देखा था कि जीडीपी में से जब मूल्यह्रास को घटाते थे तो निकलता था एनडीपी, है ना। अब हम निकालते हैं जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा के एनएनपी। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, खास करके अंग्रेजी में, हिंदी में कोई ना पूछ रहा फुल फॉर्म। इसके अलावा ये वाला सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में सीधे आता है। ये क्या है भैया? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, कारक लागत पे कैसे निकालते हैं? तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। एनएनपी को मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को घटा के सब्सिडी को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है फैक्टर कॉस्ट पे आपका क्या? एनएनपी। समझ में आया? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी मार्केट प्राइस पे जो है इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट हो उनको घटा देते हैं और सब्सिडी को जो है जोड़ देते हैं, तो हमें ये निकल जाता है एनएनपीएफसी, ठीक है। इनके अलावा राष्ट्रीय आय में रिटायरमेंट। अब राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है? ये तो राष्ट्रीय आय के चरण थे। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किए जाते हैं। रिटायरमेंट पेंशन, किराया, ब्याज, लाभ, कमीशन, अपने इस्तेमाल के लिए किया गया उत्पादन इत्यादि को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय के अंदर। वैल्यू एडेड राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के 3 योजनाओं या फिर 3 व्यवस्थाओं में से एक है वैल्यू एडेड, है ना। वैट का नाम नहीं सुने हैं क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। इनके अलावा उसी में से ये वैल्यू एडेड को चुराया गया है। राष्ट्रीय आय निर्धारित की जाने वाली विधि, है ना, विधि जो है खर्च विधि है, प्राप्ति विधि है तथा वैल्यू एडेड विधि है। वैल्यू एडेड विधि से अगर राष्ट्रीय आय का
अनुमान लगाते हैं, निकालते हैं, तो उसे जो है आउटपुट मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है आउटपुट मेथड, वैल्यूएटेड मेथड को ही कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा ये भैया ई बुक का कवर पेज है ना, आप लोग ले सकते हैं। ये 447 पेज की है। जिनको भी एसएससी की एग्जाम लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब और भी एसएससी का एग्जाम देते हैं, ये पूरा किताब जो है पुराना नहीं होगा, कम से कम मार्केट में अभी तो बने रहेंगे फिलहाल तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग आज कमेंट करना कि एसएससी जीडी वाले कितने बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और टुडे एग्ज़ाम को फॉलो करके पास होना चाहते हैं, मेरिट में आना चाहते हैं। एसएससी जीडी का वैकेंसी तगड़ा आया है, आप लोग बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए जो बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। बिलियन के बड़े अवयव को क्या कहा जाता है। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, हर पार्टिकुलर बात, हर पर्सनल बात के लिए मुझे मैसेज ना करें, है ना। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, यहाँ तक कि कभी कभी समय से खाना भी ना मिल पाता है। आप सभी को पता होगा कि भाई घर संभालना, नौकरी संभालना, क्वेश्चन लिख के देना, लिख भले कोई और देता है, उसका तो पोस्ट लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो मैं ही सोचता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, मतलब देता हूँ ना भाई, टेम्पोरली रफ में लिख के। तो बहुत सारे जो है काम होते हैं, तो जो है हर बात को पर्सनल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कई बच्चे, सर ओबीसी है कहाँ की लगेगी, है ना सर, ये वो, अरे इनके लिए तो आपको मुझे कभी आपने देखा किसी नोटिफिकेशन वगैरह पर भी वीडियो बनाते हुए, है ना। मैं सिर्फ पढ़ाने आया हूँ और सिर्फ पढ़ाऊंगा ही, इसके लिए बहुत सारे हैं और भी लोग, है ना, वो कर रहे हैं बाकायदे, तो वहाँ से तो आप कर ही लेते, फिर हमसे अलग है ना। चलिए, मैं अलग थोड़ी कुछ बताऊँगा। बिलियन के बड़े अवयव को क्या कहा जाता है, जो बिलियन होता है उनके बड़े भाग को क्या कहा जाता है। मैं ये व्हाट्सएप वाला सिस्टम सिर्फ कंटेंट के लिए रखा था, और ये भी नहीं कि कंटेंट से मैं जो है लाखपति बनने वाला हूँ, है ना। मैं सिर्फ जो है एक तरीके से आप ये समझिए कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं फ्री में पेड़ के जैसा पढ़ूं और मुझे पेड़ के जैसा फ़ायदा हो, इसी के लिए यह चलाया गया है। आने वाले समय में अगर मैं एप्लीकेशन भी बनवाता हूं, फिर भी मैंने आपको कह रखा है कि जैसे कॉस्ट अभी चल रही है उसी रेंज में कॉस्ट रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने घर से ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि मैं सिर्फ, है ना, सिर्फ ऐसा ही वैब्स देने वाला हूँ कि आप पेड में पढ़ रहे हो फ्री में, है ना। चलिए, ये विलायक कहा जाता है। बिलियन में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो जो ज़्यादा है, दो चीज़ होंगे तो एक ज़्यादा एक कम रहेगा। तो जो ज़्यादा है ना वो विलायक है, वो घुलाने वाला है, और जो कम है ना वो घुल जाता है। यानी छोटका वाला देखिए, बिले 3 अक्षर, विलायक 4 अक्षर, तो बड़का वाला पार्ट विलायक और छोटका वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण होती है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन ईमानदारी से पूछिए, जब पहली बार आपको भी टकराया था तो आपने गलती किया था कि नहीं किया था, ठीक है। क्यों है ये समांगी शब्द क्यों लिखा है, क्यों लिखा है भाई, सोचिएगा। अब मैं पानी में पत्थर मिलाना चाहूँ तो मिल जाएगा क्या, ठीक है। इनके अलावा कोयलाइड जैसे दूध, स्याही, जिलेटिन, ये सब कोयलाइड है। कोयलाइड में कण की आकार जो है वास्तविक बिलियन के कणों के आकार से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से छोटा होता है। यानी वास्तविक बिलियन के कण से बड़ा होता है कोलाइड का कण, है ना, कोलाइड का कण, और इससे भी जो है बड़ा होता है निलंबन का कण। तो ये निलंबन, कोलाइड और वास्तविक बिलियन का मैंने ग्राफ खींचा है। अगर कणों की बनावट पूछा जाता है, प्रकृति पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा निलंबन का होगा, इससे थोड़ा छोटा कोलाइड का होगा, और उससे छोटा वास्तविक बिलियन का आपका कणों की आकार होती है। निलंबन जैसे पानी में डूबी हुई रेत, पानी में तेल का मिश्रण, मैग्नीशिया का दूध अर्थात निलंबन, विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसके अलावा कोशिका के निर्माण में सहयोगी अलग अलग भाग को अपन क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे अभी विलय विलायक हमने देखा भाई, एक ही चीज़ के जो है दो अलग अलग नाम है। घुले हुए होने, जो ज़्यादा घुल गया है, मतलब जो घुलाया है वो विलायक है, जो घुल गया है विलय है। उसी प्रकार से कोशिका के भी कई सारे बनावट के स्ट्रक्चर में कई सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग। इसके कई सारे पार्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका द्रव, राइबोसोम, ER, ये सब होते हैं। इनके अलावा किसी तत्व के वैसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आज तक संयोजी इलेक्ट्रॉन काफ़ी आपने पढ़ लिया। अगर कल होके जो है एग्जामिनर का मन फिर गया और यही पूछ दिया कि भाई किसी भी अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, है ना, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, तो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है।
जैसे यहाँ पे मैंने 4 कक्षा आपका है लिख दिया, तो ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, यही किसी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये दोनों कक्षा का जो है इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग नहीं ले रहा है, KLm का n का ले रहा है। तो ये जो KLm का इलेक्ट्रॉन है इसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, ठीक है। और n में जो आएगा उसे हम क्या कहते हैं भैया, हम इसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। इसके अलावा एक क्या है, आइए और समझते हैं। जैसे आपने पूछता है कि भैया KLmn ये कक्षा का नाम है 1 2 3 4। किसी भी तत्व के नाभिक में जो है आपका क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जो भी लफड़ा है सब इलेक्ट्रॉन से ही लफड़ा है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इन्हीं दोनों को एडिशन को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कहीं कहीं भार भी कह सकते हो, हालांकि यह पूर्णतः नहीं, लेकिन द्रव्यमान संख्या सही रहेगा। ये देखिए KLmn जो है ये कक्षा का नंबर है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है कि भाई इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक समा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 2 गुने कक्षा का स्क्वायर, तो कक्षा पहला है ये, तो पहला का स्क्वायर, 2 गुने दूसरी कक्षा का स्क्वायर, 2 गुने तीसरी कक्षा का स्क्वायर और 2 गुने चौथी कक्षा का स्क्वायर। ये दूसरा तीसरा चौथा कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समाने वाली नंबर है। तो पहला में हो जाएगा 2, दूसरा में हो जाएगा 8, तीसरा में 9 दूनी के 18 है ना, और चौथा में 4 चौका 16 दूनी के 32 है ना। तो ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार का मैंने आपको बताया था कि जो उपकक्षा होता है, ना SPDF, जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में कितना होता है, 2 और 4 4 का एडिशन हो जाता है, 2 4 6 4 10 4 14। इस प्रकार से जो है SPDF में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। वैसे जो कक्षा होता है अगर S का लिया जाए तो इस प्रकार के होंगे। इसमें 2 खाने बने होते हैं, ठीक है। 2 खाने, एक ही खाना बना होता है, माफ कीजिएगा, एक ही खाना बने होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे समाता है, एक मतलब विपरीत समाता है, एक जैसे नहीं समाता है ना। P वाले में 3 गो खाना रहता है, 6 गो इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जामिनर करता है कि जो उपकक्ष मतलब जो कक्षक हैं, है ना, ये SPDF, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है। तो बारी बारी से होता है, पहले एक डायरेक्शन में हो जाता है पूरा, है ना। मान लीजिए कि 5 गो इलेक्ट्रॉन फिल होना है, तो ऐसे 3 गो फिल हो गया, फिर एक चौथा और फिर एक पांचवा, है ना। ऐसे फिल होता है। ऐसा नहीं कि पहले ये दोनों पूरा फुल होगा फिर ये फुल होगा फिर ये, नहीं, पहले एक लाइन पूरा चलता है फिर फुल फिल होना मतलब फुल होना स्टार्ट होता है जनरली, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कथन के रूप में बनती है। किस राज्य के सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना लॉन्च किए हैं। तो ये आपका उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल योजना शुरू करी गई है। उड़ीसा का अन्य महत्वाकांक्षी योजना में पहल, ये शादी वाला योजना है, खुशी, कलिंगा, शिक्षा साथी योजना, गरिमा योजना, आशीर्वाद योजना, मोघर योजना, ये सब कहाँ पे चल रहा है, उड़ीसा के अंदर चल रहा है। इसे ध्यान रख लेंगे, जिसमें मोघर का काफ़ी अभी जो है ट्रेंड में है। मोघर हो गया, झारखंड का अबुआ हो गया, ये सब अभी काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि आवास बहुत ज़रूरी होती है लोगों की जीवन निर्वाह करने के लिए। इनके अलावा उड़ीसा भारत के पूर्वी तटीय राज्य है। इनकी ऊंची चोटी कौन सा है, देवमाली है। अगर ऑप्शन में देवमाली नहीं रहेगा तो महेंद्रगिरी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी रह सकता है। इसके अलावा देवमाली सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए मैं सबसे ऊंची के लिए लिख दिया हूँ। विशेष आकर्षक में आएंगे चिल्का झील है। ये इंडिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इंडिया में सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील, है ना, वेम्बनाड झील, ये केरल में है। ये सबसे बड़ी झील है ओवरऑल, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है। ये बुलर झील जो है ये किस प्रकार से निर्मित है, तो आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित है ना, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे अपन और क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे जो विशेष आकर्षण है क्या है, गाने वाली मैना। गाने वाली मैना जो है यहाँ पे पाई जाती है, मैना है ना, पीला और काला कलर का पक्षी। इनके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, गहिर माथा कछुआ अभयारण्य है, उदयगिरी का गुफा है। ये सभी के सभी आपके कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के
नृत्य आर्ट एंड कल्चर में आते हैं तो उड़ीसा के जो है गोटीपुआ नृत्य काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला नृत्य का नाम है घुमरा। घूमर जो है राजस्थान का है, लेकिन घुमरा जो है ये आपका उड़ीसा का है। छऊ, छऊ 3 जगह होता है, झारखंड में भी होता है, पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा में भी होता है। बाघा नाच, ये बाघा नाच उड़ीसा के अंदर होता है। रनपा, रनपा डांस ये उड़ीसा में होता है। महारी, दलखाई ये सभी के सभी उड़ीसा के प्रमुख नृत्यों में से हैं। ठीक है, इनके अलावा उड़ीसा के प्रमुख त्योहार राजा पर्व, राजा पर्व है ना, नौखाई, नवकलेश्वर, डोल पूर्णिमा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, कलिंगा महोत्सव, ये सभी के सभी उड़ीसा में त्यौहार है। आपसे अगर पूछे कि भाई उड़ीसा के कौन से त्यौहार में 3 दिन तक किसान से संबंधित सभी काम जो है ठप रहते हैं, बंद रहते हैं, किसान से संबंधित है ना, यानी हल वगैरह न चलाया जाता है 3 दिन तक, तो ये है राजा पर्व। ऐसा माना जाता है कि जो है धरती माता की माहवारी यानी पीरियड आई है, तो उस समय जो है आपका किसान से संबंधित खेती मतलब जो खेतीबाड़ी है वो नहीं की जाती है, ऐसे मैंने पढ़ा है कहीं, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। कल हो के अगर कोई पूछे कि खेतीबाड़ी कौन से त्यौहार में 3 दिन तक रोका जाता है तो राजा पर्व होगा, उड़ीसा के अंदर होता है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा जनता पार्टी या फिर प्रथम बीजेपी निर्मित जो है आपका मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है। जो जवाब दिया उनका धन्यवाद, है ना, जो नहीं दिया उनको विशेष धन्यवाद, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय चावल संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल वाला कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर आप एडीबी का मुख्यालय भी रख लेना। ये रेलवे को बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है। एडीबी का मुख्यालय है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, ये इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? मनीला के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी सर 1966 ईस्वी के अंदर, इसे भी ध्यान रख लेंगे, है ना। इनके अलावा उड़ीसा में प्रसिद्ध अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले हम व्हीलर द्वीप कहते थे, और यही व्हीलर द्वीप पे क्या होता है आपका मिसाइल वगैरह की परीक्षण करी जाती है। इनके अलावा प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 जो दिसंबर माह में दिल्ली में संपन्न कराए गए थे, इस प्रतियोगिता में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? देखिए दिसंबर 2023 में पैरा खेलो इंडिया गेम का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित करवाए गए थे। इसमें 7 खेलों को शामिल किया गया था। शुभंकर का नाम उज्ज्वला रखा गया था, जो एक छोटी गोरैया के नाम पे रखी गई थी। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। विजेता रहा था हरियाणा राज्य, ये भी ध्यान रख लेना। इनके विजेता कौन रहे थे? पहला खेलो इंडिया पैरा का हरियाणा जो है खेल भावना में हमको लगता है सबसे आगा है, सबसे आगे है ना हरियाणा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सही बात है भाई। इनके अलावा प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कुल 7 खेलों को शामिल किया गया था। यह 7 खेल है पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इनके पार्टिकुलर, क्या खेलो इंडिया यूथ गेम में 26 खेल शामिल थे तो मैं 26 बताऊँ? नहीं बताऊँ, नहीं चलेगा, इतना से ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। लेकिन ये 7 क्यों बता रहे हैं सर? मुझे कौन सा जो है इससे कुछ मिल जाएगा? ज़रूर मिलेगा मेरे भाई मेरे बंधु, क्योंकि ये 7 ही खेल है और एग्जामिनर का पूरा ध्यान है कि 7 में से मैं 4 को पूछ दूं और जिसमें 3 को इसमें से एग्जिस्ट करेगा, एक वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कि टेनिस पूछ देगा, टेनिस नहीं है, देखिए टेबल टेनिस है लेकिन टेनिस नहीं है, है ना, तो आप फंस जाओगे भाई, है ना। तो इसीलिए बताना जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ तक एग्जामिनर सोचता है लगभग मैं भी वैसी डायरेक्शन में सोचने का काम करता हूँ, और इसीलिए आप मुझे कहीं ना कहीं पहचानते भी हो, है ना। चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 25 मई से 3 जून तक 10 दिनों में कराए गए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी है। 2023 वाला कहेगा ना तो पंजाब यूनिवर्सिटी होगा। 2023 मतलब 3rd एडिशन था, ठीक है। 4 शहर लखनऊ, बनारस, ग्रेटर नोएडा तथा गोरखपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पहली संस्करण की शुरुआत 2020 उड़ीसा में करवाए गए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में एक नए खेल रोइंग को शामिल किया गया था पिछला वाला में, इसमें 21 खेल शामिल थे। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ये सबसे पहले क्या होता है कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो फाइनल जीतते हैं वो किसी एक यूनिवर्सिटी को जो है ऐसा डिक्लेयर किया जाता है कि भाई आपने जीत गए, ठीक है भाई। तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो है लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, ठीक है, उड़ीसा से किया गया था। और 2022 या तो हुआ तो 23 में था, लेकिन 22 वाला कहना पड़ेगा, या फिर नंबरिंग के अनुसार आप कहिए 3rd वाला आपके उत्तर प्रदेश के 4 शहर में हुए थे, जहाँ 21 खेल शामिल थे। और 24 वाला जो अभी हुआ है
ये आपका पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखने की सीधा सा ट्रिक है भाई कि सिक्किम को छोड़ देना है ना। खाली माफ़ कीजिएगा, जो पूर्वोत्तर भारत के हाँ, मैं कुछ और बताना चाह रहा था कि जो 7 सिस्टर है ना, उसमें सिक्किम को नहीं रखा जाता है। 7 सिस्टर में सिक्किम को नहीं रखा जाता है, बाद बाकी सभी राज्यों को रखा जाता है। जो भी उधर पड़ेगा ये वाला पोर्शन में है ना, जो भी पड़ेगा उनको रख लिए जाते हैं 7 सिस्टर में। फिलहाल मैं यहाँ से आ जाता हूँ। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं इसमें कराए गए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा में कराए गए है ना, 3 3 6 है ना। तो यहाँ पे जो है असम, यहाँ 7 राज्यों में कराए गए थे। ये 7 राज्यों में कराए गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आपका। क्या भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024, इनके विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहे हैं। और इससे पहले साल वाला जो उत्तर प्रदेश में हुआ था वहाँ पंजाब बने थे विजेता। इसमें टोटल 20 खेलों को शामिल करा गया था, ये भी ध्यान रख लेंगे, है ना भैया। चलते हैं आगे। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश में हुआ था। 8 शहरों में कराए गए थे। ये आपको पार्टिकुलर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में कराए गए थे, तो 8 में। विजेता महाराष्ट्र रहा था। और 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम ये जनवरी-फरवरी 2024 में तमिलनाडु के 4 शहरों में कराए गए हैं, जहां विजेता महाराष्ट्र रहा है। और बेलू नचियार इनके शुभंकर थे, मैंने पहले भी बता रखा है। और इस प्रतियोगिता में 26 खेलों को शामिल किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। स्क्वैश खेल को पहली बार शामिल किया गया था और सिमलम्बम को प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में होती है। उस समय इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था। फिर 2019 में जो पूना में होता है उसमें इनका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया जाता है। पहली बार दिल्ली में हुआ था। सबसे अधिक बार विजेता 4 बार महाराष्ट्र है और 2 बार हरियाणा है। टोटल 6 बार हुआ है, यही 2 स्टेट जीते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 पहली बार ऐसा मौका है कि जब जम्मू कश्मीर के अलावा किसी अन्य जो है जगह पे भी खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया है। तो इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब बना था भैया, 2019 में बना था। इन्हें ध्यान रख लेंगे, 2019 में बना था। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में कराए गए हैं। और जो खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत है ना, ये 2020 में हुई है, ठीक है भाई। और जो है जितने भी एडिशन हुई है वो सभी के सभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही हुई थी। लेकिन ये पहली बार 2024 में क्या होता है कि लद्दाख के अंदर भी कराए गए हैं। इसमें 7 खेलों को शामिल किया गया था। तो कुछ खेल लद्दाख में और कुछ खेल जम्मू में कराए गए थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है गुलमर्गा, यहीं पर कराया जाता है ये वाला खेल, है ना, गुलमर्गा में, ठीक है। मर्गा क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? मर्ग क्या होता है? मर्ग क्या होता है? मर्ग क्या होता है? मर्ग नहीं पता ना। मर्ग होता है घास के मैदान, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ भी घास का मैदान ही होगा, है ना, घास का मैदान ही होगा। जैसे अपन बुग्याल को जानते हैं ना, बुग्याल को जानते हो ना, हिमालय या फिर किसी भी पहाड़ी भाग में जो ऊंचाई पर स्थित घास के सपाट मैदान होते हैं जो काफ़ी आकर्षक होते हैं देखने के अंदर, नरम घास होती है, तो उसे बुग्याल कहते हैं। उसी प्रकार से ये मर्ग भी जो है ना घास के जैसा ही है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा मर्ग, हाँ सही है, घास के मैदान के जैसा ही होगा ना मर्ग, हाँ सही है। चलते हैं आगे। अच्छा, इस बार के जो विजेता है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम के, ये है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी किधर लिखे नहीं क्या? हाँ लिखे हैं इधर, इंडियन आर्मी या भारतीय सेना अपन लिख देंगे, काम चला देंगे। एक सेकेंड, क्या हुआ? अगला है 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डायरेक्ट डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ये गंधर्व महाविद्यालय के द्वारा जो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी गुरु केलुचरण महापात्रा को। गुरु केलुचरण महापात्रा को आप सभी जानते हैं, ओडिसी नृत्य के प्रमुख गुरु थे। इन्हें 1993 में सृजन नामक की जो है नृत्य संस्थान की स्थापना इन्होंने भुवनेश्वर में कराए थे। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा को भारत सरकार के द्वारा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया था। ये क्वेश्चन आने के लिए तैयार है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। इनके अलावा बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। बिरजू महाराज कौन से घराने से थे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इनके अलावा यहाँ पे कुछ ओडिसी के गुरु हैं और जिनके आपका अवार्ड और वर्ष हैं, ये मैंने अपने टॉपिक वाइज वाले सेक्शन से काट दिया है, आप लोग देख सकते हैं। गुरु केलुचरण महापात्र 1988 में आपको पद्म भूषण मिला था और अभी मैंने कहा कि भाई 2000 में इनको पद्म विभूषण
विभूषण भी दिया गया था। इनके अलावा माधवी मुद्गल 1990 में पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करी गई थी। संजुक्ता पनिगिरी 1975 में पद्मश्री, 1976 में आपका संगीत नाटक अकादमी। इंद्रानी रहमान ये बहुत सारे नृत्य करती है लेकिन ओडिसी के लिए जानी जाती थी। 1969 में पद्मश्री प्राप्त की है। 1981 में संगीत नाटक अकादमी प्राइज प्राप्त की है। किरण सहगल 2002 में जो है ये आपका पद्मश्री। सुजाता महापात्रा 2017 में आपका जो है संगीत नाटक अकादमी। मायाधर राव तभी आपने सुना होगा, ये एग्जाम में आया है, तो ये 2010 में जो है पद्मश्री पाए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके अलावा प्राथमिक बाजार को और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक बाजार है ना, प्राथमिक बाजार, प्राथमिक घाटा भी होता है। क्या होता है भाई? प्राथमिक घाटा भी होता है। और मैंने प्राथमिक घाटा निकालने के लिए आपको सूत्र बताया था। कितने आदमी को याद है भाई कि भाई प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या होता है? कोई बच्चा जिनको याद रह पाया हो कि भाई प्राथमिक घाटा में सूत्र कैसे निकालते हैं या फिर क्या होता है? कोई भी बच्चा नहीं याद है ना? कैसे याद रहेगा? मन से जब पढ़ते ही नहीं है ना, मन से पढ़िए भाई। प्राथमिक घाटा बराबर क्या बताया था राजकोषीय घाटा के संदर्भ में? राजकोषीय घाटा के संदर्भ में क्या बताया था? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा, है ना। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, है ना, भुगतान बराबर प्राइमरी घाटा या प्राथमिक घाटा। अब यहाँ से इस सूत्र को सॉल्व करके आप राजकोषीय घाटा का निकाल सकते हैं कि भाई राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा राजकोषीय घाटा का सीधा सीधा सूत्र भी है कि भाई कुल राजस्व में से कुल जो है जितनी प्राप्ति होती है उसमें से जो खर्च है उसको घटा देते हैं, लेकिन इसमें उधारी को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, ब्याज भुगतान को छोड़ के जो है ऐड नहीं किया जाता है उस वाले सूत्र से निकालने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा हाँ ठीक, इसके अलावा जो है आपका ये तो पढ़ाया ही नहीं है ना। प्राथमिक बाजार को और किस नाम से जानते हैं? नए निर्गमन बाजार के नाम से जानते हैं, न्यू इशूड मार्केट के नाम से जानते हैं। द्वितीय बाजार पूर्व निगमित वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए होती है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार एकदम नए बाजार होते हैं। द्वितीयक बाजार जो है पहले से बने हुए वस्तु वगैरह प्रतिभूतियों वगैरह को बेचने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, खरीदी बेची जाती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा बेचने वाले, है ना, ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत ज़्यादा संख्या में हो। एकाधिकार मतलब बहुत कम बेचने वाला, बहुत कम बेचने वाला, है ना, ऐसा व्यवस्था में खरीदार अधिक और विक्रेता बहुत कम होते हैं। इसमें मनमानी किसका चलेगा? बेचने वाले का। अल्पाधिकार बाजार ये एक ऐसी बाजार संरचना होती है जो कुछ ही लोगों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है पूरे बाजार संरचना को, ऐसे अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है। यह पूर्ण प्रतियोगी बाजार के जस्ट उल्टा हो जाएंगे। इस बाजार में आपका मन नहीं चलेगा, जब चाहे ये लोग जो है ना मुद्रा आपूर्ति की जो मांग वगैरह की नियम है उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे तो बहुत ज़्यादा भाव बढ़ा सकता है ना भाई, क्योंकि इन्हीं का मन चल रहा है, यही तो संभाल रहे हैं बाजार। तो अल्पाधिकार बाजार जो है क्रेता के हित में नहीं होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है क्रेता के हित में होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ सबसे भी चीज़ों को निकाल के अपन समझ लेना चाहिए कि ऐसे बाजार में जब बेचने वाले का ही पूरा मन चल रहा है तो खरीदने वाले का थोड़ी ना फायदा होता होगा। ठीक है, इनके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से स्टार्ट करी जाती है, जहां पे प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री करी जाती है। प्रतिभूति जिसको समझ में नहीं आता है, बॉन्ड तो समझ में आता होगा ना, तो बॉन्ड ही समझ लेना। ठीक है ना, तो बॉन्ड को जो है खरीदी बेची जाती है। इस प्रक्रिया से क्या किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति को बैलेंस किया जाता है। इनके अलावा प्राथमिक बाजार, अभी आपने द्वितीयक बाजार ऊपर में देखा था, ये प्राथमिक बाजार है। ऐसा बाजार नव जारी प्रतिभूतियां, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर आज पहली बार जनता को बेचा जाता है, ऐसे बाजार को प्राथमिक बाजार कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, नया वाला प्राथमिक मतलब पहला। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुप वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वीर नरसिंह तुलुप। कौन थे? वीर नरसिंह तुलुप जो है ये तुलुप वंश के स्थापना किए थे, है ना, तो ये संस्थापक हो गए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से वंश शासन किए? तो संगम वंश किए, तुलुप वंश किए, सुलुप वंश किए और अरबिदु वंश किए। तो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस समय दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। ठीक है, इनके अलावा संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम हुए। हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। जैसे नागलपुरम पूछा जाता है
वैसे ये भी पूछे जाएंगे कि भाई ये वाला जो नगर है इसकी नींव किसने रखी थी, तो आपका हरिहर प्रथम हो जाएगा। तुंगभद्रा के तट पे विजयनगर को जो है बसाया था कौन, तो भाई हरिहर प्रथम। कल हो के अगर यही चीज़ पूछ ले आपसे कि भाई विजयनगर को किसने बसाया, तो हरिहर प्रथम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा संगम वंश के प्रमुख शासक, है ना, देवराय प्रथम के काल में निकालो कांटी भारत आए थे, जो इटली के रहने वाले थे। इन्होंने भारत का यात्रा करा था देवराय प्रथम के काल में। देवराय द्वितीय के काल में अच्युत राय, जो आपका कहाँ से, ये फारसी यात्री थे, ये भी भारत आए, नहीं अब्दुल रज्जाक, माफ़ कीजिएगा, देवराय द्वितीय के काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आए थे, ठीक है, ये देवराय द्वितीय के काल में। इनके अलावा कृष्णदेव राय तुलुप वंश के प्रमुख शासक हुए, कृष्णदेव राय, इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले वंश से पूछे जाते हैं। इन्होंने नागलपुरम कस्बा की स्थापना की। कृष्णदेव राय को अभिनव भोज या आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनके दरबारी को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, है ना, अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ये बात भी ध्यान रखेंगे इनके दरबारी को। और एक मैंने बताया था कि भाई शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो शिवाजी के मंत्री परिषद को जो है अष्ट प्रधान कहा जाता था। वहाँ भी 8 शब्द है और यहाँ भी 8 शब्द है, 8 इन्फिनिटिव को दर्शाता है भाई, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे अष्ट दिग्गज होता था, यहाँ पे अष्ट दिग्गज हो रहा है और शिवाजी में अष्ट प्रधान हुआ करता था, यानी कृष्णदेव राय अष्ट दिग्गज और शिवाजी का अष्ट प्रधान। कृष्णदेव राय किताब लिखे थे, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर आमुक्तमाल्याद है, जो तेलुगु भाषा में लिखे गए थे। चलते हैं आगे। सुलुभ वंश के संस्थापक नरसिंह सुलुभ थे। अब इसे याद रख लेंगे अपन, तुलुप वंश के कहेंगे तो नरसिंह के आगे तुलुप लगा देंगे, और सुलुभ वंश का कहेंगे तो भाई नरसिंह के आगे सुलुभ लगा देंगे, तो दोनों को जो है एक ही जैसा है। अरविदु वंश जो है, अरविदु वंश ये लास्ट वंश हो जाएंगे विजयनगर साम्राज्य का। इसके संस्थापक तिरुमल को माना जाता है। वैसे इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह एक जैसे आदमी का नाम मिलेगा, फिर भी तिरुमल को जो है संस्थापक माना जाता है अरविदु वंश में। इसी वंश के शासन काल में तालीकोटा का भीषण युद्ध होता है 1565 में, और इसी युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का जो है कदम लड़खड़ाना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से इनकी पतन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य पे किसका शासन था, तो सदाशिव राय का शासन था। लेकिन युद्ध का लीडरशिप यानी लीड कौन किए थे इस युद्ध में, आगे कौन आए थे, मतलब क्या बोलते हैं भाई, सेनापति, ये कौन थे, राम राय, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा धीनोधर की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, ये गुजरात राज्य में है धीनोधर की पहाड़ी। पालीताना का जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, रेलवे भी पूछता है ये। कच्छ के रण, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये सब कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। जंगली गधा अभयारण्य, ये कहाँ पे है, ये भी गुजरात के अंदर है। बंसदा नेशनल पार्क भी गुजरात के अंदर है। ये सब गुजराती चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में बनाए गए थे, ये भी ध्यान रखना है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट, ये सभी के सभी भी गुजरात के अंदर है। गिरनार पहाड़ी, काठियावाड़ी प्रायद्वीप, ये भी गुजरात के अंदर स्थित है। बराबर की गुफा बिहार राज्य में है। कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी काफ़ी पूछे जाते हैं, असम राज्य के अंदर स्थित है। अब देखिए पटकाई बम पहाड़ी, पटकाई बम पहाड़ी ये भारत के मेघालय में, एक सेकेंड मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, 10-15 मिनट रुक जाइए। पटकाई बम पहाड़ी जो है ये भारत के नागालैंड में है ना। भारत के नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम राज्यों तक फैली हुई है, मतलब सम्मिलित रूप से। भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर बर्मा से सटा हुआ है आपका पटकाई बम पहाड़ी। इनके अलावा एक है गारो खासी जयंतिया, काफ़ी पॉपुलर है, ये मेघालय में है, जनजाति भी है। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से पहाड़ी प्राप्त करता है इन तीनों में, तो खासी। मीजो पहाड़ी से लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं, या पटकाई बम पहाड़ी का ही एक सब भाग है, सब स्टेशन है, जैसे निकल जाता है ना उपभाग, वैसे ही है ना। इसकी विस्तार त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों तक है, किसकी, मीजो या लुसाई की। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है ना। कंचनजंगा कई बार बताए हैं, आपको आश्चर्य अगर पहली बार लगेगा तो अरे इंडिया में भी ऐसा रिकॉर्ड है, हाँ भाई है ना रिकॉर्ड,
है ना। तो ये दुनिया की तीसरी सबसे है, माउंट एवरेस्ट और गॉडविन ऑस्टिन के बाद। तो ये किस हिमालय का पार्ट है, अब ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। तो ये है आपका भैया महान हिमालय श्रेणी की पर्वत। महान हिमालय, परा हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इस प्रकार के, है ना, जो 4 पार्ट होते हैं, है ना, आपको ध्यान रखना है। और नदियों के आधार पे पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ये भी याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक को नवीन हिमालय या दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं। पारसनाथ की चोटी झारखंड राज्य में सबसे ऊंची चोटी है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। सितंबर 2024 के अनुसार भारत में अब कुल कितने शास्त्रीय भाषा हो गई है, तो अभी 11 शास्त्रीय भाषा हो गई है सर। ये 4 दिन पहले की ही बात है, मैं चाह रहा था किसी वीडियो में क्लोज करूं इसको बता के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये जो 2024 में 11 भाषा हो गए हैं, ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले 6 भाषा को देख लेते हैं और 6 में सबसे पहला को देख लेते हैं। तो सबसे पहला तमिल भाषा, जो तमिलनाडु की भाषा है, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। इसके बाद ये सिलसिला चल के आपका 6 भाषा तक पहुंचा। कब कब पहुंचा, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, फिर तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ओडिसी। तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 13 में, ओडिसी को 14 में, और 2024 में आपके सामने 5 भाषा है, जिसमें पाली भाषा भी है, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश वाला भाषा है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 भाषा है, मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, बंगाली है। अब यहाँ पे देखिए पाली और प्राकृत, भगवान महावीर का भी उपदेश का भाषा आ चुका है और भगवान बुद्ध का भी उपदेश का भाषा आ चुका है, जो आपके क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो ये दोनों आपको ऐसे ही याद रखना होगा, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध वाला। मराठी भाषा, ये जनगणना 2011 के अनुसार 3rd सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। आश्चर्य मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार डाटा देखा था इसका, ठीक है, लेकिन सत्य तो यही है। आंख बंद कर लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता दिन के अंदर, है ना। इनके अलावा असमिया और बंगाली, ये दोनों भी जो है दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, तो 3, 2, 5 हो गए हैं। इनके अलावा केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ये मैसूर में है। और जो भी साउथ इंडियन भाषा है उनको विकास के चरण में अग्रसर है, मतलब प्रेरित करते हैं, उनको जो है विकास प्रमोट करने के लिए जिम्मेवार संस्था है ये, जो भी साउथ इंडियन भाषा है, जो भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वगैरह हैं। इनके अलावा भारत के 8वीं अनुसूची में वर्तमान तक कितने भाषा है, 22 भाषा है। और संवैधानिक संशोधन से मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम संवैधानिक भाषा कौन सा बना था, तो सिंधी बना था। इसके लिए हम 21वें नंबर के अमेंडमेंट संविधान में करे थे। इनके अलावा साउथ इंडिया में बोले जाने वाली सभी भाषा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो राहुल द्रविड़ फैमिली से नहीं भैया, द्रविड़ फैमिली से, द्रविड़ भाषा परिवार से। द्रविड़ होता है, इंडो आर्यन होता है, ये सब भाषा का परिवार है। इनके अलावा कुछ स्थानीय भाषा होता है, जैसे कुई भाषा हो जाएगा, कुई है ना, कुर्ख भाषा हो जाएगा, महे भाषा हो जाएगा, है ना, गालो भाषा हो जाएगा, कुकबरोक भाषा हो जाएगा, नीसी भाषा हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब स्थानीय भाषा है, ठीक है। इनके अलावा वर्तमान समय तक 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये कौन सा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है सर, केरल का है, कथकली कहाँ का है सर, क्या ये भी केरल का है, ओडिसी नाम से स्पष्ट ओडिशा का, सत्रिया कहाँ का, असम का, कथक कहाँ, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। छौ को आप शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, छौ को। इनके अलावा कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार और इन्वेस्टरों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो शेयर बाजार से जो भी मामला है वो कौन, सेबी देखते हैं। और जो इधर का मामला है पैसा रुपया वाला, चाहे मौद्रिक नीति हो, प्रतिभूतियों की लेन देन हो, नोट छापना हो, बैंकों को लोन देना हो, MFI कंपनियों को रेगुलेट करना हो, सरकार का बैंकर का काम करना हो, राष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव में जो सिक्योरिटी मनी होता है वो रखने का काम करते हो, ये सभी कौन करते हैं, वो सब RBI करते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर बाजार वाली बात कहेंगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, मुख्यालय इनका मुंबई में है, इन्हें हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं। सेबी को वैधानिक मान्यता 1992 में दिया गया था। स्थापना एक अलग चीज होती है, मान्यता एक अलग चीज होती है। उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केस में 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1949 में जो है इनको मान्यता प्राप्त हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इनके अलावा सेबी के प्रथम महिला माधवीपुरी बुच्च जो है अध्यक्ष बनी थी, इन्हें ध्यान रखेंगे। सेबी को 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किए थे। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 1875 में बसाया गया था।
मैंने आपको यही बताया था। 1875 से एक चीज़ और याद रखना है, जो आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो है आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती के द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के मुताबिक राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं ... तो ये 87 के 1 के अनुसार दोनों सदनों को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति से पूरी एक अलग वीडियो मैंने बना दिया है, करीब 20 मिनट का, आप वहां से देख लेंगे। इसीलिए इस वाले जो फैक्ट में राष्ट्रपति का कोई भी जिक्र अब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राज्यपाल रख लिए हैं, उन्हीं के जैसा मतलब उनके नीचे के अधिकारी, लेकिन सेम राज्य में होता है इनके जैसा, इनको रख लिए। तो राष्ट्रपति से हम राज्यपाल को समझेंगे। ठीक है, इनके अलावा राष्ट्रपति से एक तो ये आर्टिकल हो गया, और भी कई ऐसे आर्टिकल हैं जो आपका सीधे सीधे न लिख के जो है चेन के जैसा लिखा जाता है और राष्ट्रपति से संबंधित है, जैसे 95 का 1। इसके तहत क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है ना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। एक तो परमानेंट स्पीकर होता है लोकसभा, जैसे ओम बिरला साहब है अभी, तो उनका सिलेक्शन तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही होता है, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 95 के 1 के द्वारा। इसके अलावा 85 है, 85 के द्वारा लोकसभा जो है राष्ट्रपति साहब भंग करते हैं। इनके अलावा 75 का 1 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये सब राष्ट्रपति के जो है आर्टिकल हैं। बाद बाकी राष्ट्रपति के बारे में A to Z जानकारी बता चुके हैं हम। सदन की शुरुआत में राज्यपाल का संबोधन अगर बात करेंगे 176 लगेगा आर्टिकल, राज्यों की बात हो रही है सर, और केंद्र में 87 का 1 लगेगा, राष्ट्रपति के द्वारा सत्र के शुरुआत में जो है संबोधित करते हैं सदनों को, दोनों सदनों को। इनके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, राज्यों में राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। ठीक है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी न्याय निर्णय किसके नाम से होते हैं, तो राज्यपाल के नाम से होते हैं, और केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसीलिए राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल को कहा जाता है, और केंद्र में कार्यपालिका को प्रधान राष्ट्रपति को कहा जाता है। हालांकि ये दोनों नाम मात्र के प्रधान हैं। ठीक है, नाम मात्र के प्रधान हैं। जैसे कि अभी आपने मैंने वीटो का अधिकार जो है पिछले राष्ट्रपति वाले क्लास में समझाया था कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पास कर दिया जाता है। अब यहाँ पे संसद करने से पहले सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा, और आपका इसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सदनों के द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर लिया जाता है तो फाइनल जो है मति के लिए या फिर फाइनल विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। इस पर आर्टिकल 111 काम करता है। तो इसमें कई सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि राष्ट्रपति ना तो कह ही नहीं सकता है ना कह ही नहीं सकता है, सिर्फ हाँ ही कहना होता है। कई सारे ऐसे भी है आपका विधेयक है, वो डिपेंड करता है कि विधेयक किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है नाम की ही है पावर, है ना। इनके अलावा लेकिन सबसे बड़ी पावर जो है वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगर किसी कोर्ट ने किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की भी सजा दे दी हो ना, राष्ट्रपति साहब को अगर दया आ गया तो बच सकता है इंसान। इनके अलावा राष्ट्रपति साहब से राज्यपाल साहब से यहाँ पे कुछ आर्टिकल है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की बात करते हैं। यही क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति साहब के पास आर्टिकल 72 के अनुसार है। अनुच्छेद 164 के एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यहीं पे राष्ट्रपति साहब जो है 75 के 1 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 165 के अनुसार राष्ट्रपति महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। यहीं पे जो राष्ट्रपति है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, यानी एडवोकेट जनरल का। सेम केंद्र में जो अधिकारी होते हैं उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो 76 के अनुसार नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति साहब के द्वारा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश है और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में होते हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए है ना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय करार देते हैं। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय करार देते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं, है ना। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय काम करेगा। तो ये एक जो है सुप्रीम कोर्ट से मेल नहीं खाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये पूरा इंडिया को देखने के लिए है, किसी राज्य विशेष पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये जितने भी आर्टिकल है मैंने इसको रिलेट कर दिया है, आप भी आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मराठी भाषा के लिए किसे दिया गया? कृष्णनाथ खोंट को दिया गया है। मराठी भाषा के उपन्यास लेखन के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार
नाटक कहेगा तो फिर आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे। ये पिक्चर मतलब जो है ये लेखन के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है वर्ष 1954 से। किसके द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे कब से, 1954 से। कितने भाषा में? 24 भाषा में। कैसे? 22+2 भाषा में। इनके अलावा हिंदी भाषा 2023 में जो मिला है संजीव साहब को दिया गया, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन के लिए। इनके अलावा नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रागा को, रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ मतलब क्षेत्रीय भाषा या फिर किस राज्य विशेष की भाषा जिसमें जो है आपका साहित्य अकादमी 2023 दिया गया है। जैसे विजय वर्मा को डोगरी भाषा के लिए, दौन सादिया एक सिर के लिए। तो आपको जो है सिर्फ नाम याद करना है। ये कृत जो है बिरले ही पूछता है, जब भी पूछता है नाम पूछता है कि भाई ये इस भाषा में किसको दिया गया है। तो विजय वर्मा को डोगरी में, विनोद जोशी को गुजराती में, मंसूर बनिहाली को कश्मीर में, है ना। इसके अलावा आशुतोष परिडा ओडिया में, स्वर्णजीत सभी पंजाबी में, गजेश सिंह राजपुरोहित राजस्थानी में, है ना। विनोद आसुदानी सिंधी में। इस प्रकार से आप जो भी एक दो अच्छा नाम लगे याद करके रख लीजिए, काम आएगी। क्योंकि रेलवे जो है, रेलवे का आगे समय में एग्जाम होने वाली है, रेलवे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब उपन्यास के कैडर में आते हैं तो बांग्ला में स्वप्न में चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती से अपन पकड़ लेंगे कि ये बंगाली है, तो ये जो है बांग्ला में लिए होंगे। कृष्णात खोट, है ना, तो ये मराठी। इनका भी सरनेम से, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं अगर नहीं भी पढ़ा होता तो मैं मार देता कि भाई ये जो है महाराष्ट्र रीजन के, है ना, सरनेम लग रहा है, ठीक है। इनके अलावा जैसे यहाँ पे पाटिल भी होते हैं, है ना, बाघमारे होते हैं, ऐसे ऐसे सरनेम होते हैं। तो आपको एक सुनते सुनते आदत हो जाती है, आप छांट सकते हो कि भाई ऐसे सरनेम के लोग तो इस रीजन में रहते होंगे, ठीक है। इनके अलावा राजशेखरन, ये आपका तमिल, है ना, तमिल भाषा में मिला है इनको। जैसे यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा सरनेम क्या होता है? कुमार, है ना, कुमार होता है। ज़्यादातर लड़के आगे का लगाते ही नहीं, सिर्फ कुमार ही लगाते हैं, है ना। इनके अलावा लेकिन कुमार जो है आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी चलता है भाई, है ना। मेरा एक, है ना, कलीग तो हाँ नहीं कह सकते, चलिए, तो है ना, तो ये अपन जो है ना, उनका नाम था सतीश कुमार। तो पहले दिन जब आया ना तो मैंने कहा कि भाई कहाँ से? बिहार से हो? बोला नहीं भाई मैं आंध्र प्रदेश से। सतीश कुमार नाम था इसका। अब चला गया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके अन्ना अपने गांव चले गए हैं, मज़ा कर रहे हैं वहाँ। इनके अलावा बनास नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होती है? तो ये आपका कहाँ पे? राजस्थान में होती है बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजस्थान से होती है। यह पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बह के रह जाती है, ठीक है। रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होती है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा आप बोल दिया हूँ तो आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी 2400 ग्रेड पे आज आप कार्यरत हैं, है ना, और आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो 2400 ग्रेड पे का ही कोई बंदा आप ढूंढिए जो आपके डिपार्टमेंट का ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन आने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो आप जो है, ये आप इनके जगह पे जा सकते हैं, आप इनके जगह पे आ सकते हैं। लेकिन कुछ कैडर में रिस्ट्रिक्शन है कि सेम डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और आप स्किल्ड हो, और जो दूसरा आदमी आएगा और नॉन स्किल्ड रहेगा, तो रेलवे उसके लिए दोबारा खर्च क्यों करेगा? तो इसीलिए रेलवे पहले अपना फ़ायदा, तब जो है दूसरे का फ़ायदा। तो आपको ऐसे जगह में आप उनके जगह चले जाएंगे और उनके जगह का कर्मचारी आपके जगह आ जाएगा। ये लोग जनरली अपने घर से नज़दीकी के लिए करते हैं, इसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। एक इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र होता है जो दया विशेष पे आप बहुत दिन काम कर लेंगे तो आप रिक्वेस्ट लगाएंगे कि सर मैं गांव जाना चाहता हूं, और वहां पे अगर पोस्ट वैकेंट रहा, वहां का रेलवे का जो महकमा है, जो ऑफिस है, वो अगर अलाउ करता है तो आपकी नंबर आ जाएगी और आप चले जाएंगे अपने गाँव घर। मैंने भी लगाया था, अब जो है छोड़ दिया हूँ आशा, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली भारतीय नदी ये माही नदी है। कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी ये लूनी नदी है। चंबल नदी ये अब मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी की नदी है ये। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से होता है, जहाँ पर इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री के साथ इसको देहांग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा बन जाती है, और गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा होती है। कौन सा होती है? रामगंगा होती है। और आखिरी सहायक नदी भारत में कौन सा होता है? महानंदा होता है। कौन सा होता है? महानंदा होता है आखिरी सहायक नदी भारत के अंदर गंगा का। इनके अलावा प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल की कहा जाता है। किसे भैया? प्रस्तावना को।
प्रेम्बल को। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिए गए हैं। संघ सूची और राज्य सूची की बात कहेगा तो कनाडा की संविधान आंसर लगाएंगे, ठीक है। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 में दर्शाया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन भी होता है और निर्वाचन भी होता है। तो जो सिलेक्शन होता है चुनाव विधि से, ये साउथ अफ्रीका से आया है, और जो मनोनयन होता है ये आयरलैंड से आया है। दोनों बात अपने को ध्यान रखने हैं। इनके अलावा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो है रिव्यू वाला सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, है ना। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग वगैरह, ये सब कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, है ना, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, है ना, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा ना तो जापान के संविधान से होगा। जब इसी लैंग्वेज में आपका पूछ रहा है कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान से। लेकिन सीधे सीधे विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, नाइट्रेट भी लिख सकते हो। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब होता है कि नाइट्रेट की मात्रा शरीर में अधिक हो जाना, शरीर नीला होने लगता है, पानी वगैरह के माध्यम से जाते हैं, है ना। यह पेयजल के माध्यम से अधिकांशतः फैल जाता है। ग्लूकोमा, ट्रकोमा, जेरोप्थेल्मिया आँख की बीमारी है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, जो भी गाजर वगैरह है विटामिन ए के अच्छा स्रोत माने जाते हैं। हैजा, डिफ्थीरिया, लेप्रोसी, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया जीवाणु से होने वाले रोग हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, छोटी माता विषाणु, एड्स, ये सब जो है क्या है? वायरस से होने वाला, कोरोना, ये सब किससे? वायरस से होने वाली रोगों में से हो जाएगा। अकबर के समकालीन ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो अकबर के समकालीन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, है ना, महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक बैठी रही अपनी कहाँ पे? गद्दी पे, है ना। अकबर जो है कब मर गए थे? 1605 में मर गए थे। और कब बैठे थे? तो बैठे थे भैया 1556 में, पानीपत की सेकेंड लड़ाई में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? कलनौर में। और ये कलनौर जगह कहाँ पे है? तो ये पंजाब के अंदर है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। पिछले आपने देखा होगा कलनौर कहाँ पे है? पंजाब में है, और ये क्वेश्चन भी आया था। इनके अलावा अकबर के समकालीन फ्रांस के सम्राट कौन है? हेनरी 4। कौन थे भैया? हेनरी 4। अकबर मुगल काल के तीसरे शासक थे। अकबर के काल को मुगल वंश में, है ना, साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अकबर ने दीन इलाही, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, आगरा का किला इत्यादि का निर्माण करवाया था। अकबर के दरबारी को नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में आपका बैरम खान जो अकबर का संरक्षण हुआ करता था। तानसेन, ये तानसेन जो है ये आपका क्या बोलते हैं उनको? तानसेन जो है गायक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे तानसेन। राजा टोडरमल अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल अब्दुल रहीम खान खाना, जो दहसाला बंदोबस्त है ना, ये टोडरमल से संबंधित है। और जो बैरम खान है ना, ये अकबर के संरक्षण से संबंधित है। अकबर पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में हेमू को हराया था। अकबर नगारा बजा लेते थे, इसे ध्यान आप रख लेंगे। स्तंभ 1 का 2 से मिलान करना है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। और अभी मैंने क्या बताया था, जब नाभिक की बात कर रहे थे, न्यूक्लियस की बात कर रहे थे कोशिका के अंदर, तो ऐसे ही किसी तत्व के भी न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो कोशिका की न्यूक्लियस होती है ना, वहाँ पे आपका डीएनए रहता है, और जो किसी तत्व का न्यूक्लियस होता है ना, वहाँ पे आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। तो दोनों बात एक जगह ध्यान रख लेंगे। परमाणु भार की योग जो है ना, ये परमाणु भार या योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ सही लिखा है। समस्थानिक क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है ना। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। जैसे, है ना, 15 नंबर का फ्लाइट है, इसमें राम भी रहता है और श्याम भी रहता है ना, राम भी रहता है और श्याम भी रहता है। राम का वजन है 15 किलो, श्याम का वजन है 25 किलो, लेकिन रहता है कहाँ? 15 नंबर फ्लाइट में। तो भाई समस्थानिक है ये दोनों भाई, है ना, एक ही जगह रहते हैं लेकिन अलग अलग वेट के साथ हैं। इनके अलावा संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्तरदायी, जो किसी सेल की बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन होती है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? मैंने अभी बात कर दिया था। इंडिया में कोर उद्योग में कितने धंधों को शामिल किया गया है? ऑप्शन दे रहा हूं, 5, 6, 7 या 8। बताइएगा कोर उद्योग में कितने उद्योग धंधे शामिल है इंडिया में, है ना। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के प्रमुख तत्व
प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रथम अधातु तत्व भी कहता है तो भी हाइड्रोजन आंसर होगा, है ना। और ये इसमें क्वेश्चन क्लू लगा के पूछता है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं साइड प्रथम अधातु तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन आंसर कर देते हैं अपन, क्योंकि ये बाएं साइड और सबसे पहला है। सबसे अंतिम है ओजी, ऑग्निएशन 118 क्रमांक है इसका रोल नंबर, ठीक है। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में पोलेनियम की सर्वाधिक समस्थानिक है ना। कित समस्थानिक क्या होता है समझते हैं आप, तो 27 गो है। इनके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन प्रकाशित हुआ था 72 में जर्मन पत्रिका में। लेकिन जो आपका मोस्ले है, यहाँ पे मोस्ले लिखना चाहता हूँ, मोस्ले, जो मोस्ले की आवर्त सारणी है ना, ये 1913 में आया था। मेंडेलीव और मोस्ले की आवर्त सारणी में जो बेसिक डिफरेंस है कि भाई मेंडेलीव के जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हुआ करता था, मोस्ले का जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित हुआ करता है। मोस्ले जो मेंडेलीव है इसमें 7/9 था, इसमें कितना है 7/18 है, यानी आवर्त और वर्ग, ठीक है। इसमें एक जैसे तत्वों के लिए एक जैसे व्यवस्था नहीं तथा कई घर को खाली छोड़ा गया था भविष्य में निर्माधीन के लिए। यहाँ पे जो है एक जैसे तत्व को लगभग एक जगह अच्छे से अरेंज करके रखा गया है, तो ये पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत है। अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ करता था। अष्टक का नियम कौन दिए थे? न्यूलैंडस महोदय ने दिए थे। प्रसिद्ध दक्कन विद्रोह के नायक कौन थे? बाबा साहब देशमुख। ये कौन थे भैया? दक्कन विद्रोह के नेता थे, है ना। दक्कन विद्रोह 1874-75 में महाराष्ट्र में हुआ था। यह एक किसानी विद्रोह था जो टैक्स को लेकर के हुआ था। मोपला विद्रोह ये केरल में होती है ना। मोपला विद्रोह ये भी टैक्स स्लैब के लेकर के होती है। मोपला विद्रोह ये पुराना मोपला विद्रोह है भाई, नया मोपला विद्रोह यहाँ नीचे लिखा है, मैं भी तो चौंक गया यार। मोपला विद्रोह 2 बार होती है, पुरंदर की संधि भी इतिहास में 2 बार हुई है। ये सब कुछ एक बातें हैं जो गूढ़ है, आप पहले ध्यान रखें। मोपला विद्रोह जो है 1876 में 1854 में हुआ था, पुराना वाला, तो हाजी थे इनके नेतृत्व करता, है ना। मोपला विद्रोह फिर 1921 में हुआ मालाबार रीजन यानी केरला में, है ना, मुदलियार के अगुवाई में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 गुजरात में हुआ था। अहोम विद्रोह के नेता गोमुधर कुंवर थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सुंदरी का वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? मैनग्रोव में पाए जाते हैं, है ना। सिनकोना, केला, महोगनी, रोजवुड उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है सालाना? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक, मोर देन 200 सेंटीमीटर, है ना, पर ईयर, है ना, वर्षा प्राप्त होती है। सदाबहार वन क्या होता है बता चुके हैं कि एक जैसा क्रियाकलाप एक समय में नहीं होता है, मतलब अलग अलग क्रियाकलाप होती रहती है। इनके अलावा ये पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के मेघालय इत्यादि क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। टीक, साल, सागवान, शीशम ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो भूभाग पे वन है वो पर्णपाती वन ही है, ध्यान रखेंगे। नागफनी, खजूर, ये देखने से लग रहा है कटीला वन है, तो मतलब मरुस्थलीय वन में पाया जाएगा। मरुस्थलीय एरिया में जो है ना पेड़ पौधे कटीले होते हैं जिसके पत्ता कम चौड़े होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन कथन के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैनग्रोव को अपन ज्वारीय वन भी कहते हैं, इसे ध्यान रख लेंगे। पांडव नृत्य भारत के कौन राज्य से जुड़ा है? तो उत्तराखंड से। पांडव नृत्य हो गया, हरुल नृत्य हो गया, चोफला, चाचरी, छोलिया। छोलिया जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म के जैसा नृत्य है जो आपका कहाँ पे होता है? उत्तराखंड के अंदर। हुरका बोल, है ना, लंगवीर, ये सब कहाँ पे होता है? उत्तराखंड के जो है नृत्य है, लंगवीर पुरुष के द्वारा होता है उत्तराखंड में। मणिपुर का प्रमुख नृत्य है तलम, थांगटा, नटराज, पुंग, चोलम, बसंत रास, राखाल, ठीक है। ओडिशा का प्रमुख नृत्य ऊपर में बहुत बता दिए थे, फिर भी जो नया है इसे पकड़ लेंगे, जैसे गरुड़ वाहन एक है, इसके अलावा और तो सब बता ही दिए थे। चलते हैं कि रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया? तो 36 से 40 तक रही थी, तो ऑब्वियसली 40 में हट गई होगी, है ना। रजिया जो है 36 में बैठी थी, किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इंडिया में पहली महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है इन्हें। गुलाम वंश, ममलूक वंश, इलवारी वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने सल्तनत पे शासन किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक चलती है। इल्तुतमिश आराम शाह को जो है अपदस्थ करके गद्दी को संभाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है इन्होंने ही बनवाया था। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के हो गया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। सिक्का चलाया था टाका और जीतल। इनके अलावा जो आपका गुलाम वंश के प्रमुख शासन हुए गयासुद्दीन बलबन से काफी क्वेश्चन आते हैं, जिन्होंने सिजदा और पैबोस की प्रथा चलवाया, पारसी त्योहार नवरोज आरंभ करवाया, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना करवाया। बलबन को जिले इला
क्या ही कहा जाता था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी का नमन नमस्कार जिन्होंने मेरा इस सीरीज को है ना लगातार चलाने और सपोर्ट किए कि भाई आप लोगों की मदद से ही चलाता रहा, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरे भाई, है ना। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना, जय।